नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और विशेष रूप से चतुर्श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती हैं उसके लिए ये अभियान चल रहा है। और अप्रैल माह का जो हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स है वो हम लोग पढ़ रहे थे और इसकी एक क्लास हमारे हो चुकी है। अप्रैल माह से संबंधित आज हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बर्तन बैंक योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के द्वारा एक बर्तन बैंक जो योजना है वो प्रारंभ की गई है। इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके शुभारंभ की, कि इसका शुभारंभ है जो कब होता है, किसके द्वारा किया जाता है, कहां से किया जाता है, ध्यान में रखना है। क्योंकि डायरेक्ट वन लाइनर या कथन कारण के अंदर कैसे भी जो इसके संबंध में आपसे प्रश्न किया जा सकता है। अगर बात करें इसके शुभारंभ की तो इसका जो शुभारंभ है वो आपके किया जाता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल 2025 को इसका शुभारंभ हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा किया जाता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो शुभारंभ होता है ये किया जाता है राजस्थान के 12 जिले से। राजस्थान के 12 जिले से है जो इसका शुभारंभ किया जाता है। और प्रारंभ में जो ये योजना है, शुरुआत के अंदर जो ये योजना है, ये राजस्थान की 24 पंचायतों में प्रारंभ होगी। राजस्थान की 24 ग्राम पंचायतों में ये योजना प्रारंभ की जाएगी और धीरे धीरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर इस योजना को प्रारंभ किया जाएगा। क्या है इस योजना के अंदर प्रावधान, क्या है बर्तन बैंक योजना, है ना। आपने बैंक तो पहले खूब सुने होंगे और वो सुने हैं आपने पैसों से संबंधित। क्या होता है उसमें, बैंक के अंदर पैसों का संग्रहण होता है, पैसों को जमा किया जाता है, वहां रखा जाता है। तो ये बर्तन बैंक है तो यहाँ बर्तन को रखा जाएगा, बर्तनों का बैंक है, बर्तनों को इकट्ठा किया जाएगा। तो इस योजना का क्या उद्देश्य है, क्यों बर्तन बैंक खोले जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो राजस्थान के अंदर प्लास्टिक के उपयोग को कम करना। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, प्लास्टिक जो उपयोग है इसको क्या करना है, कम करने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। वह पर्यावरण जो संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है, इसको बढ़ावा देना। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। हो सकता है आपको डायरेक्ट इसका उद्देश्य ही पूछे, डायरेक्ट इसका उद्देश्य ही पूछे, तो ध्यान में रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्लास्टिक का जो उपयोग है इसको कम करना है और पर्यावरण संरक्षण को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। अब क्या है इस योजना के अंदर, देखो क्या होता है, गांवों के अंदर कोई सामाजिक प्रोग्राम होता है, कोई शादी समारोह होता है, अन्य कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उस कार्यक्रम के अंदर हम क्या करते हैं, आज के समय प्लास्टिक की जो थालियां आती हैं भोजन के लिए वो ज्यादा लाते हैं और उसके बाद में उनको कार्यक्रम के बाद में ऐसे ही निस्तारण कर दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। तो उससे क्या है, पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचती है। हो सकता है कोई पशु उसको खा ले तो वो बीमार हो सकता है, या अन्य अगर उसको जला भी देते हैं तो क्या होता है, पर्यावरण को हानि पहुंचती है। तो इस पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और प्लास्टिक का जो उपयोग है इसको कम करने के लिए ये बर्तन बैंक योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई है। इसका जो शुभारंभ किया जाता है वो 12 अप्रैल 2025 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन जी जो दिलावर है उनके द्वारा किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। प्रारंभ में ये 24 जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर प्रारंभ होगी। अब क्या होगा, जिन ग्राम पंचायतों में ये शुरुआती तौर पर योजना प्रारंभ की जाएगी उन पंचायतों के अंदर एक 400 बर्तनों का सेट रखा जाएगा। कितने बर्तनों का, 400 बर्तनों का जो सेट है वो बना के रखा जाएगा। फिर इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें जो मुख्य प्रावधान है कि ये बर्तनों का सेट के बाद में कोई उस गांव के अंदर सामाजिक प्रोग्राम होता है या शादी समारोह होता है तो उस प्रोग्राम के अंदर एक बर्तन सेट, है ना, 3 रुपए में एक बर्तन सेट किराए पर दिया जाएगा। बर्तन सेट कितने रुपए में किराए पर दिया जाएगा, 3 रुपए में। 3 रुपए के अंदर वो बर्तन सेट है जो किराए पर उपलब्ध होगा, ये ध्यान रखना है, किराए पर दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा, जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होगा, उस सामाजिक कार्यक्रम के लिए क्या दिया जाएगा,
एक बर्तन सेट है वो 3 रुपए में किराए पर दिया जाएगा। प्रावधान पहला और मुख्य यही है, आपको ध्यान में रखना है कि जिन गांवों के अंदर ये बर्तन बैंक स्थापित होंगे उन गांवों में जो भी उन गांव के निवासी है तो वो उस पंचायत के अंदर जहां ये बर्तन बैंक बनेगा वहां जाकर 3 रुपए में एक सेट, जितने सेट चाहिए 100 चाहिए 200 चाहिए, अधिकतम 400 सेट का बैंक बनेगा और इसमें जितने सेट चाहिए एक सेट के 3 रुपए दिए जाएंगे। अब ये जो सेट है इस सेट के अंदर क्या आने वाला है, तो इस सेट के अंदर क्या मिलेगा भाई, सेट के अंदर एक तो प्लेट आएगी है ना, एक प्लेट होगी, एक प्लेट के साथ में 3 कटोरी होगी है ना, 3 कटोरी होगी, एक ग्लास होगी, एक ग्लास होगी और एक आपके चम्मच होगा, एक चम्मच होगा। इतना तो खूब है खाना खाने के लिए। एक प्लेट होगी, 3 कटोरियां होगी और एक आपके ग्लास होगी और एक चम्मच इस सेट में दिया जाएगा। अब ये जो सेट है ये इन गांवों के अंदर अगर कोई एससी समुदाय का है, एससी या एसटी समुदाय का है या दिव्यांगजन है ना, या दिव्यांगजन है या बीपीएल है ना, बीपीएल है, गरीबी रेखा से नीचे है, उनको 50% की छूट है, उनको 50% की छूट रहेगी। 50% की छूट का मतलब क्या हुआ कि उनको तो ये एक सेट 3 रुपए मिल रहा है वो 1.5 रुपए मिले। 50 रुपए की छूट ये है कि वो अपने घर पर कोई प्रोग्राम है ये बर्तन सेट लेकर जाते हैं तो उनको ये बर्तन सेट कितने में मिलेगा, आपके 3 रुपए के बजाय 1.5 रुपए में है जो दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें जो भी बजट आया है इस बजट के अंदर घोषणा की गई है बजट जो 2025-26 है इसमें ये घोषणा की गई है कि 1000 ग्राम पंचायतों में 1000 ग्राम पंचायतों के अंदर ये बर्तन बैंक स्थापित की जाएंगे। 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की क्या की जाएगी, बर्तन बैंक स्थापित की जाएंगे। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है, बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे, ये बजट के अंदर घोषणा है। वन लाइनर में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि बजट 2025-26 में राजस्थान के अंदर कितने जो आपके बर्तन बैंक हैं वो स्थापित किए जाएंगे या कितने ग्राम पंचायतों के अंदर है जो बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे, जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके लिए जो कुल बजट है वो लगभग आपके रहेगा 250 करोड़ रुपए। इसके लिए जो बजट है वो आपके रहेगा 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर साथ में ही बात करें तो आपके 23 मार्च 2025 को वन लाइनर प्रश्न आ सकता है। 23 मार्च 2025 को खैराबाद कोटा है ना, खैराबाद कोटा के अंदर राजस्थान का पहला बर्तन बैंक स्थापित किया गया। क्या किया गया है, राजस्थान का पहला जो बर्तन बैंक है, राजस्थान का पहला बर्तन बैंक स्थापित किया गया है, पहला बर्तन बैंक स्थापित किया गया है। और ये भी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ये भी उद्घाटन हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा किया गया है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा किया गया है। मोस्टली ये लाइन भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान के अंदर पहला जो बर्तन बैंक है वो 23 मार्च को स्थापित किया जाता है। कब स्थापित किया जाता है, 23 मार्च को है जो ये बर्तन बैंक आपके स्थापित किया जाता है। और ये बर्तन बैंक हमारे जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर उनके द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। हाँ, ये बजट 250 करोड़ नहीं है, थोड़ा सा अलग से इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। कि बजट के अंदर ये घोषणा की गई है कि 1000 ग्राम पंचायतों को आपके क्या मिलेगा, बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे और पहला बर्तन बैंक खैराबाद कोटा में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना। बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना, पिछली क्लास के अंदर भी मैंने बोला था कि अप्रैल माह के अंदर हमारे योजनाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा रहने वाली है और सारी महत्वपूर्ण है। हो सकता है इन योजनाओं से संबंधित आपसे प्रश्न है जो किया जा सकता है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी मुझे बोल भी रहे थे कि सर थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने का मौका दीजिए ना, 2 मिनट रुकिए, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दीजिए। और तो स्क्रीनशॉट तो ऐसा है कि वैसे आपके जो पीपीटी की पीडीएफ है वो चैनल में डाली जाएगी, पिछली 1-2 क्लास की नहीं आई है तो अब
आज या कल में वो पीपीटी आपकी डाल दी जाएगी। इसके साथ में भी आपकी अगर इच्छा है तो जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका भी ले सकते हैं। इतना ही समय मिलेगा स्क्रीनशॉट का, आराम से ले लिए, फिर इसका भी ले सकते हैं। लेकिन स्क्रीनशॉट से बेस्ट ये है कि आप क्या करें, अपने हाथ से क्या करें, थोड़े नोट्स बनाएंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा साथ साथ में, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अगला है बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना। बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना की अगर बात करें तो सबसे पहले है इसका शुभारंभ, शुभ आरंभ। पता होगा आपको कि अम्बेडकर जो जयंती मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को। कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, 14 अप्रैल को ये योजना राजस्थान के अंदर शुभारंभ की जाती है, प्रारंभ की जाती है। 14 अप्रैल 2025 को ये जो योजना है ये राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा इनके द्वारा प्रारंभ की जाती है, इनके द्वारा प्रारंभ की जाती है। अब बाबा साहेब अम्बेडकर जो संबल योजना है, क्या उद्देश्य इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इस योजना अंतर्गत जो आपके अनुसूचित जाति मतलब जो एससी हैं, अनुसूचित जाति जो बाहुल्य गांव हैं, बाहुल्य गांव बाहुल्य जो गांव हैं, गांव का अनुसूचित जाति जो बाहुल्य गांव है उनका आधारभूत विकास करना, उनका आधारभूत जो ढांचा है उनका आधारभूत विकास करना, आधारभूत विकास करना। अब आधारभूत विकास कैसे कि ये जो गांव है इनमें कुछ विशेष सुविधाएं हैं जो उपलब्ध करवाना। ऐसे गांव जिनमें अनुसूचित जाति का बाहुल्य का आंकलन कैसे करेंगे कि ऐसे गांव जिनमें 50% से अधिक कैसी आबादी हो, एससी की आबादी हो, उन गांवों में विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन गांवों के ढांचे के सुधार के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस योजना अंतर्गत है जो विशेष प्रावधान किया जाएगा। उनके आधारभूत जो भी ढांचा है, आधारभूत जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाने के लिए ये जो योजना है राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। और इस योजना का जो बजट जारी किया गया है वो बजट आपके 250 करोड़ रुपए है, 250 करोड़ रुपए है। थोड़ा सा अलग से ध्यान में रख लेना, इस योजना के लिए जो बजट है 250 करोड़ रुपए है। ऐसे गांव जिनमें अनुसूचित जाति का बाहुल्य अर्थात जो 50% से अधिक जनसंख्या है वो एससी वर्ग की होनी चाहिए, अनुसूचित जाति वर्ग की होनी चाहिए। उन गांवों के अंदर इस बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना के तहत क्या किया जाएगा, आपके आधारभूत जो विकास है गांव का वो प्रदान किया जाएगा। अब आपके वो स्क्रीनशॉट की इच्छा है तो भले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चला नेक्स्ट। इसके बाद में है मेवाड़ गौरव सम्मान। मेवाड़ गौरव सम्मान नाम से स्पष्ट है, मेवाड़ का जो गौरव है उनको ये सम्मान प्रदान किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि मेवाड़ क्षेत्र का ही हो, लेकिन जिस प्रकार हमने पिछली क्लास में मारवाड़ के जो सम्मान पढ़े थे, जो पुरस्कार पढ़े थे, उसी प्रकार ये मेवाड़ का गौरव सम्मान है। और ये जो पुरस्कार है ये आपके वितरण किया जाता है 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल 2024 को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार मिलता है राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को ये पुरस्कार दिया जाता है। सीधा वन लाइनर प्रश्न टपकेगा, डायरेक्ट पूछेंगे आपसे, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ये पुरस्कार 19 अप्रैल 2022 को आपके चेतना मंच से उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये पुरस्कार वासुदेव देवनानी राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उनको ये पुरस्कार किस लिए दिया गया है कि उन्होंने चाहे राज्य विधानसभा के अंदर हो या अन्य समाज सेवा हो, बहुत सारे क्षेत्रों में है जो अच्छे कार्य किए हैं और उन अच्छे कार्यों के लिए ही उनको है जो ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो मेवाड़ सम्मान है ये राजस्थान का तीसरा मेवाड़ सम्मान है, ये भी ध्यान रखना है, तीसरा मेवाड़ सम्मान है
इससे पहले एक मेवाड़ सम्मान दिया गया आपके सुंदर सिंह को दिया गया है ना, सुंदर सिंह को दिया गया है। और दूसरा जो दिया गया है वो गुलाब चंद कटारिया को दिया गया है। उदयपुर से ही संबंधित है गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, साथ ही साथ में क्या रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और वर्तमान के अंदर ये क्या है आपके राज्यपाल भी हैं। वर्तमान के अंदर ये क्या है आपके राज्यपाल भी हैं, ये ध्यान में रखना है। एक तो सुंदर सिंह जो भाटी हैं उनको पहले ये मिल चुका है, बाकी आपके गुलाब चंद जो कटारिया है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। जो जन चेतना आपके मंच है उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। जन चेतना मंच के द्वारा ये पुरस्कार उदयपुर के अंदर दिया गया है। 19 अप्रैल 2025 को, 24 लिख दिया, 2025 को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष को तीसरा है ना, पहला सुंदर सिंह भाटी को दिया गया है, दूसरा आपके गुलाब चंद कटारिया को दिया गया है, तीसरा जो पुरस्कार है वो वासुदेव देवनानी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके RCDF है ना, RCDF और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच MOU जो हुआ है उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। ये जो MOU या समझौता हम अगर बात करें तो ये समझौता होता है 5 अप्रैल को, डेट ध्यान में रख लेना, 5 अप्रैल 2025 को जो राष्ट्रीय महिला आयोग और राजस्थान के अंदर जो डेयरी के अंदर जो कोऑपरेटिव विभाग काम करता है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी जो फेडरेशन है, उनके मध्य ये समझौता 5 अप्रैल 2025 को होता है। इस समझौते का जो उद्देश्य रखा गया है, इस समझौते का जो उद्देश्य रखा गया है कि डेयरी क्षेत्र के अंदर, इसमें डेयरी क्षेत्र के अंदर जो महिला सशक्तिकरण है इसको बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को क्या करना है, बढ़ावा देने का जो उद्देश्य रखा गया है ना, बढ़ावा देना। ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लेना। RCDF और राष्ट्रीय महिला आयोग, RCDF मतलब राजस्थान कोऑपरेटिव जो डेयरी फेडरेशन है वो, और राष्ट्रीय जो महिला आयोग है, इनके बीच में 5 अप्रैल 2025 को ये समझौता होता है। और इस समझौते का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। किस क्षेत्र के अंदर अब डेयरी फेडरेशन है तो डेयरी क्षेत्र के अंदर महिलाओं की भागीदारी है उसको बढ़ावा देना, और इसके साथ साथ में विशेष महिला प्रोग्राम चलाकर, विशेष महिला जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम आयोजित करके महिलाओं को क्या दी जाएगी, डेयरी क्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, ताकि इनकी भागीदारी भी इस डेयरी क्षेत्र के अंदर बढ़े। और ये सोच राष्ट्रीय महिला आयोग की भी है और डेयरी फेडरेशन की है, इसलिए इन दोनों के बीच में ये MOU समझौता है जो 5 अप्रैल को होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से आने की पूरी गुंजाइश रहेगी। सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है इसका आयोजन कब होता है वो ध्यान में रखना है। तो इसका जो आयोजन है वो होता है आपके 8 से 22 अप्रैल 2025 को हमारे देश भर के अंदर आंगनबाड़ियों के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण जो पखवाड़ा है इसका आयोजन किया जाता है। पखवाड़ा मतलब लगभग 15 दिन का जो होता है उसको हम पखवाड़ा कहते हैं, और ये आपके 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इस पखवाड़े का आयोजन किया गया है, तो एक तो आप इसका उद्देश्य नोट कर लीजिए। इसका जो उद्देश्य है वो आपके जो पोषण के प्रति जागरूकता, पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना ना, को बढ़ावा देना। पोषण जो है देखो, पौष्टिक आहार मिलना जरूरी है। हमने पिछली क्लास के अंदर जो पोषण किट योजना थी उसके बारे में भी बात की थी, वो भी कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। ये जो पोषण पखवाड़ा है इनकी रिपोर्ट जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर ही पता चलता है कि कहाँ कुपोषित बच्चे ज्यादा हैं या कहाँ है जो पोषण स्तर खराब है। तो पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए ही, पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के पखवाड़े का आयोजन किया गया है। अब इसमें हमारे देश के अंदर स्थिति की बात करें कि भारत में विभिन्न राज्यों की इस पोषण पखवाड़े के अंदर एंट्री में क्या स्थिति रही है, तो अगर बात करें इस पोषण पखवाड़े में, तो इस पोषण पखवाड़े में हमारे राजस्थान ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखनी है कि राजस्थान जो है इस पोषण पखवाड़े में पूरे देश में रिपोर्ट जो विभिन्न रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं उन सर्वे में पहले स्थान पर जो रहा है वो हमारा राजस्थान
है, ये ध्यान में रखना है। और जो दूसरा स्थान है वो है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो दूसरे स्थान पर रहा है। और तीसरा स्थान जो रहा है वो रहा है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र राज्य का। ये देखो नेशनल स्तर के करंट के हिसाब से भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और डायरेक्ट राजस्थान के हिसाब से तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि राजस्थान का इस पोषण जो रिपोर्ट आई है, पोषण पखवाड़ा जो आया है, इस पखवाड़े में राजस्थान पोषण ट्रैकर जो रिपोर्ट होती है उसमें क्या है, पहले नंबर पर है। ये आप ध्यान में, राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अब अगर राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के अंदर इस पोषण पखवाड़े के अंदर कौन से जिले ने है जो पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से है जो ध्यान में रखना है। राजस्थान का जो चूरू जिला है, राजस्थान का चूरू जिला है वो इसमें पहले नंबर पर रहा है। चूरू जिले ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के अंदर जो ये 15 दिवसीय जो प्रोग्राम था, इसमें चूरू जिले की सबसे ज्यादा एंट्री राजस्थान में हुई है। उसके बाद में अगर बात करें, दूसरा नंबर प्राप्त किया है गंगानगर जिले ने। गंगानगर जिला दूसरे पर और हनुमानगढ़ तीसरे पर। हनुमानगढ़ जो जिला है वो आपके तीसरे नंबर पर है। हनुमानगढ़ जो जिला है वो तीसरे नंबर पर रहा है। तो बहुत अच्छे से ये बात ध्यान में रखनी है। जो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है इसका आयोजन 8 से आपके 22 अप्रैल के मध्य किया जाता है, और उद्देश्य पोषण के प्रति लोगों की जागरूकता है वो अधिक से अधिक बढ़ाना। और इस पोषण पखवाड़े में राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला स्थान है वो राजस्थान का है, राज्य स्तर पर जो पहला स्थान है वो चूरू जिले का है। बहुत अच्छे से ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए भाई, है ना, स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना। ठीक है, पंचतीर्थ भ्रमण योजना, इतना ही है। शुभारंभ ये थोड़ा सा आपके मिस टाइप में पीछे आ गए हैं, है ना। शुभारंभ नहीं है, केवल इतना ही है योजना। शुभारंभ तो हम करेंगे इसका। हाँ, तो बाबा साहेब जो अम्बेडकर पंचतीर्थ योजना है इसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले है इसका शुभारंभ। देखो, शुभारंभ जो अम्बेडकर संबल योजना है वो और पंचतीर्थ योजना है वो दोनों का शुभारंभ एक ही दिन को हुआ है, जिस दिन अम्बेडकर जयंती थी। तो ये तिथि तो डायरेक्ट पूछेंगे तो आप में से शायद ही कोई गलत करे, तो नहीं रटने की जरूरत है। केवल और केवल ध्यान रखना है कि 14 अप्रैल को 14 अप्रैल 2025 को ये योजना राजस्थान के जो सीएम है, राजस्थान के जो सीएम है उनके द्वारा ये योजना प्रारंभ की जाती है। और राजस्थान के सीएम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भजन लाल जी शर्मा के द्वारा ये योजना प्रारंभ की जाती है। इस योजना का उद्देश्य क्या है वो नोट कर लीजिए। इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है अनुसूचित जाति जो एससी के समुदाय के लोग हैं, उन एससी समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों को बाबा साहेब से जुड़े हुए जो स्थान है, बाबा साहेब से जुड़े हुए स्थान है, उन स्थानों का भ्रमण करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो एससी के समुदाय के जो लोग हैं, एससी समुदाय के लोग, एससी समुदाय के लोगों को बाबा साहेब से जुड़े स्थानों का भ्रमण कराना, जुड़े स्थानों का भ्रमण करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसका प्रमुख जो उद्देश्य है, मतलब अनुसूचित जाति समुदाय के जो लोग हैं उनको भीमराव अम्बेडकर से संबंधित जो भी स्थान है उन स्थानों का भ्रमण करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। और इसका जो बजट है, इसका जो बजट है वो लगभग आपके रहेगा 1 करोड़ रुपए। प्रथम चरण का जो बजट है वो आपके 1 करोड़ रुपए रहने वाला है। और प्रथम चरण के अंदर जिन स्थानों पर भ्रमण करवाया जाएगा वो सारे स्थान देश के अंदर के रहेंगे, विदेशी यात्रा नहीं करवाई जाएगी। देश के अंदर के जो स्थान हैं जो बाबा साहेब से जुड़े हुए हैं उन स्थानों पर ही भ्रमण करवाया जाएगा। तो कौन कौन से पंचतीर्थ है, इसमें 5 तीर्थ हैं। कौन कौन से पंचतीर्थ हैं आप नोट कर लीजिएगा। इसमें एक तो आपके हैं जन्मभूमि।
जहां बाबा साहेब का क्या होता है, जन्म होता है। तो जन्म से जुड़ा हुआ जो स्थान है, एक तो वो स्थान है, ये आपके जन्मभूमि है महू मध्य प्रदेश के अंदर। महू जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है। तो एक तो इस स्थान पर भ्रमण करवाया जाएगा। दूसरा है शिक्षा भूमि, ये लंदन इंग्लैंड के अंदर है, यूके लंदन इंग्लैंड के अंदर है। यहाँ बाबा साहेब ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उच्च शिक्षा है जो लंदन से प्राप्त की है। तो ये भी बाबा साहेब से जुड़ा हुआ पंचतीर्थ है। सीधा प्रश्न पूछेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर पंचतीर्थ योजना भ्रमण योजना में कौन सा है जो स्थान शामिल नहीं है या कौन सा स्थान शामिल है, तो सारे ध्यान रखना है। दीक्षा भूमि ये नागपुर के अंदर है ना। दीक्षा जो भूमि है ये नागपुर के अंदर है। यहाँ इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म जो है ये ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण कहाँ किया है, नागपुर के अंदर किया है। और नागपुर की जो भूमि है उसको दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। और जो महापरिवर्तन भूमि है ना, महापरिवर्तन जो भूमि है ये है आपके दिल्ली के अंदर। महापरिवर्तन भूमि दिल्ली के अंदर है। यहाँ बाबा साहब का क्या होता है, निधन हो जाता है। यहाँ बाबा साहब का निधन हो जाता है। और तीसरे हैं, पांचवें है सॉरी, चैत्य भूमि। चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ क्या है, इनकी समाधि बनी हुई है। यहाँ इनकी समाधि बनी हुई है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाबा साहेब अम्बेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना, पंचतीर्थ भ्रमण योजना, ये योजना 14 अप्रैल को प्रारंभ की जाती है। एससी मतलब अनुसूचित जाति समुदाय के, अनुसूचित जाति समुदाय के जो लोग हैं उनको बाबा साहेब से जुड़े हुए जो स्थल है उन स्थलों का भ्रमण करवाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। साथ में कौन कौन से स्थान है पंचतीर्थ में, तो जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश है, शिक्षा भूमि लंदन इंग्लैंड है, दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र है, महापरिवर्तन भूमि दिल्ली के अंदर है, और आपके चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र है। किस किस से जुड़ी हुई है ये चीजें ध्यान रखनी है। और प्रथम चरण के अंदर जब ये भ्रमण होगा, तो प्रथम चरण का जो भ्रमण होगा ये आपके इस यूके को छोड़कर बाकी जो स्थान है, बाकी जो स्थान है इन स्थानों को करवाया जाएगा। यूके मतलब लंदन के अंदर जो विदेश की यात्रा है वो प्रथम चरण में नहीं होगी। प्रथम चरण का बजट है जो 1 करोड़ रुपए रहेगा। कुछ भी प्रश्न इस योजना का है, हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपके निरामय राजस्थान अभियान। निरामय राजस्थान अभियान, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके शुभारंभ की। इसकी शुरुआत कब होती है, शुभारंभ। निरामय का मतलब क्या होता है कि किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त जो होता है वो निरामय होता है। तो ये जो अभियान है ये आपके प्रारंभ होता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 2025 को सीएम भजनलाल के द्वारा जयपुर से ये अभियान प्रारंभ किया जाता है। जयपुर में ये अभियान है जो प्रारंभ किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अब मुझे आप ये बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके कमेंट कब आएंगे, है ना। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब ये जो अभियान है, ये जो अभियान है इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य रखा गया है, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना। स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं इन सेवाओं को क्या करना है, सुदृढ़ करना है, मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, अच्छा करना है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। 7 अप्रैल को ये जो अभियान है प्रारंभ किया जाता है। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मतलब सभी लोग हैं जो क्या रहने चाहिए, स्वस्थ रहने चाहिए, निरामय रहने चाहिए। इसीलिए राजस्थान के जयपुर से जो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये अभियान प्रारंभ किया है। अब इसके साथ में क्या उस दिन काम हुए हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है ईट राज अभियान। ईट राज अभियान क्या है, ईट राज अभियान। ईट राज अभियान का मतलब है कि जो हम खाना खा रहे हैं, ईट का मतलब क्या होता है, खाना खाना। राजस्थान के अंदर भोजन से संबंधित ये अभियान है कि आपको जो आहार मिले वो क्या मिलना चाहिए, स्वस्थ आहार मिलना चाहिए। स्वस्थ आहार के प्रति लोगों को जागरूक करने का ये अभियान है। स्वस्थ जो आहार है, स्वस्थ आहार के प्रति क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है। स्वस्थ आहार के प्रति लोगों को जागरूक करने का जो अभियान है वो आपके ईट आहार अभियान है। स्वस्थ आहार के प्रति लोगों को क्या करना है,
जागरूक करना है, जागरूक करना है कि आप जो भोजन ले रहे हैं, आप जो भोजन कर रहे हैं, ईट मतलब खाना जो आप खा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, तभी राजस्थान हमारा क्या रहेगा, निरामय रहेगा, किसी प्रकार का रोग है जो इसमें नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा क्या था, इसमें कुछ अलग बातें हैं तो ध्यान में आप कर लीजिए। एक तो इसमें है आपके मिशन मधुहारी, मिशन, हाँ मिशन मधुआरी। अब मधुमेह रोग आप समझते होंगे, डायबिटीज जो होती है उससे संबंधित ये मिशन है। और इसके तहत जो फर्स्ट जो स्टेज है या टाइप 1 है, टाइप 1 जो डायबिटीज से संबंधित है, टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज है, इन डायबिटीज ग्रसित बच्चों के लिए, इन डायबिटीज ग्रसित बच्चों के लिए क्लिनिक खोलना है ना। डायबिटीज ग्रसित बच्चों के लिए जो क्लिनिक है उन क्लिनिक की क्या करनी है, स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य है ना। क्लिनिक, डायबिटीज ग्रसित बच्चों के लिए क्लिनिक स्थापना है ना, क्लिनिक स्थापना प्रमुख उद्देश्य है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और जो मिशन मधुहारी है, मिशन मधुहारी है, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक तो हमारे जयपुर के अंदर, एक जोधपुर के अंदर, जयपुर जोधपुर, इसके साथ में उदयपुर व नागौर, उदयपुर व नागौर, जयपुर जोधपुर उदयपुर व नागौर के जो 12 अस्पताल हैं, 12 अस्पताल है, इन 12 अस्पताल के अंदर ये जो आपके मिशन डायबिटीज हैं इसको प्रारंभ किया गया है। 12 जो अस्पताल है, इन अस्पताल में ना, इन अस्पताल में है जो ये आपके योजना प्रारंभ की गई है। ध्यान रखना है, मिशन डायबिटीज इन अस्पताल में, इन हॉस्पिटल के अंदर है जो ये आपके अभियान प्रारंभ किया गया है। मिशन मधुहारी, मिशन मधुहारी जो अभियान है ये प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, कुछ जो बातें इस निरामय राजस्थान अभियान के अंदर हुई हैं, एक तो टीबी मुक्त अभियान राजस्थान के अंदर पहले चला था, देश भर में चला था। और उस देश भर में टीबी मुक्त अभियान में राजस्थान ने क्या किया था, राजस्थान ने 2024 में 3,335 कितने 3,335 गांवों को क्या किया था, टीबी मुक्त किया था। ये हम पहले भी पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। चलो इसमें अलग से नोट कर ले कि जो टीबी मुक्त अभियान है ना, जो टीबी मुक्त अभियान है, इस टीबी मुक्त अभियान के अंदर, टीबी मुक्त अभियान में राजस्थान ने क्या किया है, राजस्थान ने 3,355 गांवों को टीबी मुक्त किया था, गांवों को क्या किया था, टीबी मुक्त किया था। और इसी कारण राजस्थान ने देश भर में क्या किया है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है। ये आप अलग से ध्यान रखेंगे कि हमारा जो राजस्थान है उसने निरामय के तहत ये सारी बातें हुई है। निरामय जो अभियान जयपुर के अंदर हुआ है उसमें सीएम ने ये जो मोस्ट बातें बताई हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे कि हमारे देश में जो टीबी मुक्त अभियान हुआ है उसमें 3,355 गांवों को क्या किया गया है, टीबी मुक्त राजस्थान के अंदर 2024 में, वर्ष 2024 में है जो आपके टीबी मुक्त अभियान में 2024 में 3,355 गांव मुक्त किए जाते हैं, जिसमें राजस्थान ने देश भर में क्या किया है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ में एक बात आप ध्यान रखना, सीएम मुख्यमंत्री आयुष्मान आपके आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना, इसके संबंध में अगर बात करें, ये भी इस निरामय अभियान से जुड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना है इसमें क्या है कि जो पंचायतें स्वास्थ्य सूचकांक को पूरा करती हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे वो पंचायतें अगर ग्रसित नहीं है, स्वास्थ्य सूचकांक में अगर अव्वल नंबर पर हैं, तो ऐसी पंचायतों को क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन है। कितना है, 11 जो लाख रुपए हैं
11 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना है, इसके तहत जो पंचायतें स्वास्थ्य सूचकांक में अव्वल है, स्वास्थ्य सूचकांक में अव्वल है, उन पंचायतों में यह अभियान, इस अभियान के तहत जो पंचायत उन स्वास्थ्य सूचकांक को पूरा करती है उनको सीएम के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा 11 लाख रुपए है जो प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें इसके अलावा अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए इन्होंने क्या किया है, सेवाओं में कुछ विस्तार हुआ है, और सेवाओं में विस्तार के लिए एक तो क्या किया गया है, बजट के अंदर भी ये घोषणाएं थी, जो 108 एम्बुलेंस है, 108 एम्बुलेंस है, 10 नई 108 एम्बुलेंस प्रारंभ की है ना। 10 नई 108 जो एम्बुलेंस है ये सेवा भी प्रारंभ की गई है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ में आपके 22 जो मोबाइल मेडिकल वैन है, 22 जो मोबाइल मेडिकल वैन है वो भी प्रारंभ किए हैं। 22 मोबाइल मेडिकल वैन। इसके अलावा ऐप भी है, निरामय के तहत जो ऐप है इसमें स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट है जो दी जाती है। तो ये कुछ बातें हैं ध्यान रखनी, ये अतिरिक्त बातें हैं, आपको मोस्टली ये चीज तो ध्यान में रखनी है कि निरामय जो राजस्थान अभियान है वो तो 7 अप्रैल को प्रारंभ हुआ था जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा। उस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस है और उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। लेकिन इसके साथ में कुछ जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, चाहे आपके ईट राजस्थान अभियान हो या मिशन मधुहारी अभियान हो या आपके ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना हो, ये कुछ बातें हैं, हो सकता है कभी डायरेक्ट वन लाइनर इनके बारे में आपसे पूछ ले। अगला है अत्याधुनिक शूटिंग रेंज। अत्याधुनिक शूटिंग रेंज, इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है। अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की अगर हम लोग बात करें तो ये जो अत्याधुनिक शूटिंग रेंज है ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थापित की गई है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी, वन लाइनर डायरेक्ट पूछेंगे कि इसकी स्थापना कहाँ की गई है। इसकी स्थापना हाल ही के अंदर अप्रैल महीने में की गई है, और अप्रैल महीने में कहाँ की गई है तो बूंदी के अंदर है जो इसकी स्थापना की गई है। ये तो एक बात आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और किसके द्वारा की गई है तो टॉप गन जो शूटिंग रेंज है, टॉप गन जो शूटिंग रेंज है उसके द्वारा स्थापना की गई है। टॉप गन जो शूटिंग रेंज है इसने दिल्ली, जयपुर, अन्य जगहों पर भी बहुत सारी ऐसे शूटिंग जो आपके अत्याधुनिक शूटिंग रेंज है उनकी स्थापना पहले भी कर रखी है। तो किसके द्वारा की गई ये ध्यान कर लेना, और कहाँ की गई है, बूंदी के अंदर की गई है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में है पोखरण सोलर प्रोजेक्ट। पोखरण सोलर प्रोजेक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये पोखरण जो सोलर प्रोजेक्ट है इसका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उद्घाटन। पोखरण सोलर प्रोजेक्ट नाम से स्पष्ट है कि पोखरण जो जैसलमेर है वहां पर क्या है, सोलर कोई संयंत्र की स्थापना की है, उसके संबंध में ये बात है। तो इसका जो उद्घाटन किया जाता है वो किया जाता है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को केंद्रीय जो ऊर्जा मंत्री हैं, ये नवीनीकरण जो ऊर्जा मंत्री हैं, केंद्रीय जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा राजस्थान के पोखरण जैसलमेर के अंदर एक 1.3 गीगावाट जो सोलर प्रोजेक्ट है इसका शुभारंभ 17 अप्रैल को किया जाता है। कितनी कैपेसिटी है तो 1.3 गीगावाट क्षमता का, 1.3 गीगावाट क्षमता का सोलर जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान के पोखरण में है जो प्रारंभ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप राजस्थान के भूगोल के हिसाब से पढ़ें तो भी महत्वपूर्ण है, करंट के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही है, प्रश्न आने की यहाँ से पूरी संभावना है। अब ये जो सोलर प्रोजेक्ट है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो परियोजना है ये परियोजना 100% मेड इन इंडिया आधारित है। ये परियोजना 100% किस पर आधारित है, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब ये हुआ कि पूर्व में जो भी परियोजनाएं आयोजित हो रही थी या सोलर प्रोजेक्ट हम जो लगा रहे थे उसमें कुछ न कुछ जो इंक्रीमेंट है, चाहे कुछ उपकरण हो या किसी देश से सहायता की मदद से है जो सोलर प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे थे, लेकिन ये पहला ऐसा सोलर प्रोजेक्ट है जो 100% मेड इन इंडिया है। मतलब इसमें जो भी सामग्री हम यूज लेंगे, जो भी उपकरण बिजली बनाने के लिए उपकरण उपयोग में लिए जाएंगे वो सारे के सारे क्या है, मेड इन इंडिया द्वारा आपके बने हुए होंगे। और इसमें भी क्या है, जयपुर की एक कंपनी है रिन्यू कंपनी, है ना, रिन्यू कंपनी है
हमारे राजस्थान के जयपुर के अंदर रिन्यू कंपनी जो जयपुर है, लगभग 90% जो उपकरण है वो इस कंपनी के द्वारा बनाए जाएंगे। 100% मेड इन इंडिया है और मेड इन इंडिया में भी जो रिन्यू कंपनी है इसके द्वारा आपके 90% उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। अब ऐसी जो योजनाएं होती है उनका उद्देश्य क्या होता है? सीधा सा उद्देश्य यही है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा के माध्यम से राजस्थान में विद्युत जो क्षमता है इसको अधिक से अधिक बढ़ाना। इस सोलर जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य रहता है। 17 अप्रैल 2025 को इसकी स्थापना या उद्घाटन केंद्रीय जो नवीनीकरण जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी उनके द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन ये ध्यान में रखेंगे। और लगभग ये आपके जैसलमेर में 3500 एकड़ भूमि पर है ना, 3500 एकड़ भूमि पर है जो फैली हुई है। 3500 एकड़ भूमि पर, जैसलमेर में वैसे भी जनसंख्या कम है, भूमि बहुत अधिक है, तो आपके 3500 एकड़ जमीन पर है जो ये फैली हुई है। ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद में हम है जो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता है और अंडर 20 आयु वर्ग के अंदर ये कुश्ती प्रतियोगिता हमारी राजस्थान में आयोजित हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछने की पूरी संभावना मुझे यहाँ से लग रही है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके आयोजन की। इसका आयोजन कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये बात तो महत्वपूर्ण तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अगर आयोजन की बात करें, इसका आयोजन 20 से 22 अप्रैल आपके 2025 को, 20 से 22 अप्रैल 2025 को कोटा के अंदर आयोजित होती है। कोटा राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। एक बात तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। अब इसका जो उद्घाटन है, वो उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? वो जो उद्घाटन है वो राजस्थान के जो कोटा से सांसद है और हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके द्वारा क्या किया गया है? उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस कबड्डी प्रतियोगिता का जो उद्घाटन है वो हमारे लोकसभा के सांसद ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। और इसके जो आयोजनकर्ता हैं, आयोजनकर्ता इसका जो आयोजन करता है वो जो भारत का कुश्ती संघ है, भारतीय कुश्ती संघ जो है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा, भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा है जो इसका आयोजन किया गया है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, हमारे राजस्थान के कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, राजस्थान कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं राजीव दत्ता, कुश्ती संघ के अध्यक्ष, नाम ध्यान कर लेना, राजीव दत्ता, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, राजीव दत्ता ने क्या घोषणा की है उद्घाटन पर? राजीव दत्ता ने कहा है कि जो 60 वर्ष से अधिक है, जो 60 वर्ष से अधिक राजस्थान केसरी उपाधि धारण किए हुए पहलवान है, 60 वर्ष से अधिक क्या है, 60 वर्ष से अधिक आयु के, 60 वर्ष से अधिक आयु के राजस्थान केसरी, कैसी उपाधि है? राजस्थान जो केसरी उपाधि है, ये उपाधि धारण किए हुए जो पहलवान है, राजस्थान केसरी उपाधि धारण किए हुए जो पहलवान हैं, उन पहलवानों को प्रति माह 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान केसरी उपाधि धारण किए हुए जो पहलवान हैं, इनको 10,000 रुपए की है जो सहायता, आर्थिक सहायता है जो दी जाएगी। राजस्थान कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम में ये घोषणा की गई है कि राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो राजीव दत्ता है, उन्होंने कहा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के राजस्थान केसरी उपाधि जो धारण किए हुए राजस्थान के जो पहलवान है, किसको मिलेगी? जो राजस्थान के पहलवान हैं, जो कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं, उनको है जो 10,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये बात ध्यान में रखनी है। अब अगर बात करें इस
20वीं राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की उद्घाटन हो गया और उद्घाटन के बाद में जब इसका समापन होता है तो ओवरऑल जो पदक तालिका बनती है, इस पदक तालिका में पहला स्थान हरियाणा राज्य ने प्राप्त किया है। पहले नंबर पर कौन रहा है? हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है और हरियाणा ने कुल लगभग आपके 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। 16 स्वर्ण पदक जीते हैं, ध्यान में रखना है। हरियाणा राज्य पहले नंबर पर, दूसरे पर अगर नोट करना है तो दिल्ली है और तीसरे पर रहा है उत्तर प्रदेश, यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, क्योंकि मैं वैसे ही थोड़ा सा साइड में ही पढ़ाता हूँ, मेरी हैबिट यही है, क्योंकि लिखने का जो तरीका है वो बायां हाथ है और बाएं हाथ से लिखते हैं तो लिखते लिखते यहाँ तक पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। यहाँ थोड़ी लिखने की आदत कम रहती है क्योंकि बाएं हाथ वाला इतना दूर जाना पसंद नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो अंडर 20 जो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप है, एक तो आयोजन ध्यान में रखना है, उद्घाटन किसने किया है, लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने किया है, वो ध्यान में रखना है। साथ में आपके जो राजस्थान केसरी धारण किए हुए पहलवान है उनको राजीव दत्ता ने बोला है कि 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, हो सकता है वन लाइनर आपसे पूछ लें। और राजस्थान की प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान ने 1 स्वर्ण पदक जीता है। 1 स्वर्ण के साथ में आपके 7 है जो कांस्य पदक जीते हैं, 7 लगभग कांस्य पदक राजस्थान ने जीते हैं। तो ये प्रदर्शन भी आप ध्यान में रखेंगे। 7 कांस्य पदक राजस्थान ने जीते हैं, 1 स्वर्ण और 7 कांस्य, कुल 8 पदक इस अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में। ये राजस्थान का प्रदर्शन है ना, ये राजस्थान का प्रदर्शन आपको अलग से ध्यान में रखना है। ओवरऑल चैंपियन हरियाणा रहा है, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे पे उत्तर प्रदेश। राजस्थान ने 1 स्वर्ण पदक जीता है और राजस्थान का जो एकमात्र स्वर्ण पदक है वो जीता है अनुज कुमार विश्नोई ने। भीलवाड़ा जिले के हैं अनुज कुमार विश्नोई, जिन्होंने 64 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर है जो ये आपके अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीता है। इसके बाद है कविता मालू, प्रमुख जो कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी हैं कविता मालू 53 किलोग्राम भार वर्ग में, अंजलि साहू 50 किलोग्राम भार वर्ग में, अश्विनी विश्नोई 65 किलोग्राम भार वर्ग में और माया माली 76 किलोग्राम भार वर्ग में, कृष्णवीर 125 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर और यदविंदर सिंह बरार है, या बराबर लिख दिया है, बराबर नहीं है बरार है, मानवीय त्रुटि रह जाती है। यदविंदर सिंह जो बरार है इन्होंने 97 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल के अंदर और साहिल खान ने भी 97 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। ये प्रमुख कांस्य पदक के नाम रहते तो अच्छी बात है। स्वर्ण का बहुत अच्छे से रखना क्योंकि एक ही स्वर्ण यहाँ पर राजस्थान ने जीता है तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके इसके बाद में राजस्थान में मलेरिया उन्मूलन के लिए राजस्थान को विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया है। राजस्थान में मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान शानदार पहल कर रहा है और ये जो घोषणा की जाती है ये आपकी की जाती है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 2025। 25 अप्रैल 2025 को क्या होता है, विश्व मलेरिया दिवस। कैसा दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। बहुत सारे दिवस भी साथ में आ रहे हैं, ध्यान रख लेना। विश्व मलेरिया दिवस जो होता है और विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया उन्मूलन श्रेणी फर्स्ट में शामिल किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 25 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय स्तर पर विश्व जो मलेरिया दिवस होता है, इस कार्यक्रम में राजस्थान को मलेरिया उन्मूलन की श्रेणी फर्स्ट में शामिल किया। मतलब राजस्थान लगातार है जो मलेरिया के उन्मूलन में है जो पहले नंबर पर है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो बहुत अच्छे से आप लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप हाथ से स्वयं नोट्स बनाएं, जितने आप स्वयं नोट्स बनाएंगे उतना आपको है जो फायदा रहने वाला है याद करने में, चाहे हर प्रकार से। स्क्रीनशॉट से फिर आप देख के लिखेंगे, बात तो वही है,
आप क्लास के साथ में भी लिख सकते हैं। और आप अगर सोच रहे हैं कि मैं क्लास को स्पीड से देख रहा हूँ उसके बाद में लिखूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट है जो ले सकते हैं। तो आपकी सुविधा का भी ख्याल हम रख रहे हैं। आप वीडियो को आराम से देखें, पूरा देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं। पूरा प्रयास है कि एक भी प्रश्न आपका करंट का इन कक्षाओं से बाहर नहीं जाए। बाकी 100% अपने आप में कोई भी नहीं होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।